नमस्कार। देर शाम का बहुत ही खास बुलेटिन प्रदेशवासियों के लिए उत्तराखंड एक्सप्रेस लेकर हाजिर हूं मैं कंचन डोगरा नेगी, जहां पर हम सबसे पहले बुलेटिन में बात करने वाले हैं कोरोना की। पिथौरागढ़ से खबर है, जहां पर डीएम विजय जोगदांडे कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर से देहरादून उन्हें लाया गया। देहरादून के पिथौरागढ़ के डीएम को मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये ताजा अपडेट आपको दे रहे हैं कोरोना की। दून के मैक्स हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया गया है। पिथौरागढ़ के डीएम की तबीयत बिगड़ी। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन अब अग्रवाल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके बाद स्पीकर ने सभी का धन्यवाद अदा किया और जल्द ही प्रेमचंद अग्रवाल सार्वजनिक कार्यक्रमों में अब हिस्सा लेने लगेंगे। अगली खबर टिहरी से है। यहां पर कोटेश्वर झील में गिरी है गाड़ी, जिसको निकाल लिया गया है। हालांकि झील में अब भी लापता लोगों की तलाश लगातार जारी है और अब तक एक लड़की का शव बरामद हुआ है। दिन भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। असल में यहां 0 पॉइंट पर एक कार झील में गिर गई थी, जिसमें 4 लोग सवार थे। देहरादून से ये लोग रुद्रप्रयाग जा रहे थे। पौड़ी लिए चलते हैं, जहां पर गुलदार ने एक 15 साल के लड़के को अपना शिकार बना लिया। सिरखू ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं, जहां के औखल्यू गांव में ये घटना हुई है। मृतक अपने 2 साथियों के साथ जंगल में जानवरों को घास चराने के लिए गया था। वहीं गुलदार ने उस पर हमला बोल दिया। हालांकि शोर मचाने के बाद गुलदार भाग गया, जिसके बाद बुरी तरह से घायल लड़के को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। वन विभाग ने परिजनों को 3 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है, साथ ही पिंजरा लगाने की बात कही है। इससे पहले कई घटना हो चुकी हैं, 2-3 बार पहले अटैक हुआ है और एक गुज्जी थे हमारे, वो पेड़ से गिरे हैं, लेकिन वहाँ पर रोड न होने के कारण आज हमारे बीच नहीं है और आज हमारा बच्चा भी हमारे बीच में नहीं है। रुपये का मुआवजा दिया जाएगा और वहाँ गश्त के लिए आज ही शाम को मैं अपनी टीम भेजूंगा। और संभव था वो गुलदार वहाँ छुपा हुआ हो और ये बच्चे अपने मवेशियों को चुगा रहे थे, तो ये घटना इस रूप में घटित हो गई। बीजेपी विधायक महेश नेगी की बात करेंगे, जिनके खिलाफ यौन शोषण के मामले की जांच ताबड़तोड़ अंदाज में चल रही है। आज दून पुलिस महिला के साथ सिनर्जी अस्पताल पहुंची और यहां पर सबूतों को तलाशा गया। आरोप लगाने वाली महिला ने अपनी शिकायत में सिनर्जी अस्पताल का भी जिक्र किया था। इसकी जांच के लिए पुलिस अस्पताल पहुंची है। इससे पहले कल पुलिस विधायक हॉस्टल पहुंची थी। जल्द ही अन्य राज्यों में भी पुलिस जाने वाली है। ऑफिसर है वो सारे एस्पेक्ट्स को एग्जामिन कर रही हैं। उनको बताया गया है कि एक फेयर ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन की जाए और जो भी फैक्ट सामने आते हैं उस हिसाब से फिर कार्रवाई की जाए और उसी डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी कंक्लूड हो जाएगी। और अब आगे बढ़ रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में फिलहाल स्कूल कॉलेजेस नहीं खोले जाएंगे। राज्य में स्कूल खोलने को लेकर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने डीएम को निर्देश दिए हैं। सभी जिलों के डीएम से 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी गई है। स्कूल पेरेंट्स और जिले के हालात के बाद ही स्कूल खोलने पर अब फैसला किया जाएगा। नहीं कर पा रहे हैं। 15 अक्टूबर के बाद स्कूल खोले जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने एसओपी जारी कर दी और राज्य सरकार को कहा है कि वो अपनी तरफ से इस पूरे मामले में अपना कॉल लें। शिक्षा मंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज आपने मीटिंग ली है, क्या कुछ दिशा निर्देश आपने दिए? उत्तराखंड में स्कूल कब से खोले जा सकते हैं? भारत सरकार ने निर्देशित किया है कि 15 अक्टूबर के बाद जैसी प्रदेश की परिस्थितियाँ हों सरकार निर्णय ले सकती है। तो हमने इसमें, हमारे यहाँ छोटा प्रदेश है, 13 जिले हैं, हमने अपने एसीएस को, विभागीय सचिव को हमने निर्देश किया है कि प्रत्येक डीएम को चिट्ठी जारी करें कि 7 दिन के अंदर अभिभावकों से, विद्यालय प्राइवेट स्कूलों की जो संस्थान हैं उनसे, और भी अपने हमारे विभागीय हमारी तैयारी क्या है, इन सब की जिलेवार समीक्षा करके हमारे पास फीडबैक भेजें, ताकि हम उस समीक्षा के आधार पे स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन लेके हम सारे विषयों को लेके कैबिनेट में जाएंगे और कैबिनेट जैसा निर्णय लेगी उसके अनुसार आगे स्कूल खोलने की कार्रवाई की जाएगी। फेज भी डिसाइड किए जा रहे थे सर, तो क्या होंगे वो फेज? किस मोड में? हमारी कोशिश है कि अगर जो सब कुछ भगवान की कृपा से सामान्य रहा तो हम इसको 3 फेज में स्कूल हम खोल सकते हैं। फर्स्ट फेज में जो बड़े बच्चे हैं कक्षा 9 से 12 तक, सेकंड फेज में कक्षा 6 से 6 तक, 8 तक,
और कक्षा फेज 3 में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक का खोलने का प्रयास किया जा सकता है, परिस्थितियाँ सामान्य रहने पर। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी सर आप लोगों से मिले, डीएम से मिले क्या? डीएम से रिपोर्ट हमने मंगाई है, उसमें कोचिंग सेंटर को खोलने के लिए भी उसमें रिपोर्ट आनी चाहिए, ऐसा निर्देश किया। यानी कि सर एक हफ्ते बाद ये डिसाइड किया जा सकेगा? बिल्कुल 1 सप्ताह बाद किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे को आपने सुना, जिन्होंने बताया कि डीएम को निर्देश दे दिए गए हैं, जिले में किस तरह के हालात बने हुए हैं इस पर डीएम अपनी रिपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर सौंपेंगे और उसके बाद ही डिसाइड होगा कि उत्तराखंड में स्कूल कब से खुलने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज कुमाऊं के दौरे पर रहे और रामनगर भी पहुंचे। यहां पर उन्होंने कॉर्बेट के धनगढ़ी गेट में बने हुए इंटरप्रिटेशन सेंटर का लोकार्पण किया। इसके साथ ही सीएम ने 2019 में हुए टाइगर गणना के फेज 4 के आंकड़े भी जारी कर दिए। यहां 1 साल में 21 बाघ बढ़ गए हैं। अब कॉर्बेट में बाघों की संख्या बढ़कर 252 हो गई है। इससे पहले 2018 की बात करें तो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन में यहां पर 231 बाघ गिने गए थे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में एक बार फिर से पर्यटन गतिविधियां शुरू होने पर संतोष जाहिर किया और उम्मीद जताई कि जल्द ही पर्यटन कारोबार पटरी पर आ जाएगा। तो तमाम तरह की जो बाधाएं थी उनको दूर कर लिया गया है। अब हम ये शुभकामना करते हैं कि बहुत जल्दी 80% नहीं 100% हमारे जितने भी पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे टैक्सी वाले हों, वाहन वाले हों, जो जिप्सी चलाते हैं वो लोग हों, होटल्स हों, रिजॉर्ट्स हों, वो सब पूरी परवान पर वो चढ़ें, ऐसी हमारी कामना है। इससे पहले हल्द्वानी में सीएम ने 120 करोड़ की विकास योजनाओं का तोहफा दिया है। सीएम ने कई छोटी बड़ी विकास योजनाओं के साथ ही अस्पतालों को एम्बुलेंस और नए इंस्ट्रूमेंट्स का भी तोहफा दिया है। हल्द्वानी पहुंचे सीएम ने कहा कि 3.5 साल की उनकी सरकार का कार्यकाल भ्रष्टाचार मुक्त रहा। उनका जोर कोरी घोषणाओं पर नहीं है। सीएम ने कहा कि वो वही घोषणाएं करते हैं जिन्हें पूरा किया जा सकता है। झूठे सपने दिखाना उनके काम का हिस्सा नहीं और ना काम का तरीका। देखिए, यहाँ पर आज जिन योजनाओं का लोकार्पण किया गया है जिसमें तमाम योजनाएं हैं, जिसमें करोड़ों रुपए की योजनाएं हैं जिनका आज यहाँ पर लोकार्पण किया गया है। पूरी पारदर्शिता के साथ काम करना चाहते हैं, इसलिए हम जनता को अपना हिसाब देते हैं। हमने हर साल अपना हिसाब दिया। इस बार 3 साल जब हो रहा था तो कोविड के कारण हम उसको नहीं दे पाए थे, लेकिन 3.5 साल पर हमने पूरा हिसाब प्रदेश की जनता को दिया है कि हमने जो आपके साथ 2017 में जो आपसे हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट में जो वायदे किए थे, जो संकेत किए थे, उनको हम किस तरफ तक हमने पूरा किया है। प्रदेश की आज एक और बड़ी खबर रही जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हल्द्वानी के दौरे पर रहे। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने का उन्होंने बात कही। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार अस्पतालों में डॉक्टर से लेकर हर तरह की मेडिकल सुविधाएं बढ़ा रही है। सीएम कहते हैं कि हम सिर्फ कागज पर ही डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहते हैं। सीएम ने कहा कि बेवजह नौकरी के गायब चल रहे डॉक्टरों को हटाया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया अब जारी है। मीडिया के प्रदेश के आज भी हमने 81 डॉक्टर बर्खास्त किए हैं जो कागजों में थे। ये कागजीकरण हम समाप्त करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि अब तक कम से कम 250-300 डॉक्टर जो कागजों में उत्तराखंड की लिस्ट में थे, हमने उनको बाहर निकालने का काम किया है। ऐसे हम कागजी कामों से हम ऊपर उठ करके प्रैक्टिकल की ओर हम आना चाहते हैं। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार अब तक गायब चल रहे 500 से ज्यादा डॉक्टर्स की सेवा समाप्त कर चुकी है, लेकिन एक सवाल 20 साल से आज भी कायम है। यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि सरकारी नौकरी में डॉक्टर आखिर पहाड़ चढ़ना क्यों नहीं चाहते हैं। इसी का नतीजा होता है कि डॉक्टर गायब हो जाते हैं और नुकसान जनता को होता है। डॉक्टर अस्पताल में दिखें, कागज में नहीं। इसी सोच के साथ सरकार 3.5 साल में 500 से ज्यादा गायब डॉक्टर्स को बर्खास्त कर चुकी है। ये डॉक्टर साल 2003 के बाद नौकरी से गायब हो गए, जिन पर त्रिवेंद्र रावत सरकार अब तक 4 बार कार्रवाई कर चुकी है। जिन 528 डॉक्टर्स को अब तक बर्खास्त किया गया है, उनमें न सिर्फ रेगुलर भर्ती वाले डॉक्टर्स बल्कि उत्तराखंड में बॉन्ड भरकर MBBS कर चुके डॉक्टर्स भी शामिल हैं। सपोज करो ऐसे 20 डॉक्टर हैं, ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद लंबी छुट्टी में चले गए, तो उनको लगा कि नौकरी भी सेफ है और अपना काम भी सेफ है।
उन सारे डॉक्टर को चिन्हीकरण करके बर्खास्त करना, उनकी जगह नए अपॉइंटमेंट करना। उत्तराखंड में मौजूदा वक्त में सरकारी डॉक्टर्स के 2735 पद हैं, जिनमें से 2131 पद भरे हुए हैं, जबकि 1200 नए डॉक्टर्स की भर्ती का काम चल रहा है। अब सरकार के सामने सवाल है कि एक्सपर्ट डॉक्टर्स को पहाड़ में रोका कैसे जाए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मौजूदा वक्त में डॉक्टर्स की चॉइस सरकारी से ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल की हो गई है, इसलिए सरकार को इस पर गंभीरता से प्लान करना होगा। हमारा जो 476 पदों के सापेक्ष हुआ था, उसमें डॉक्टर्स आए और जितने लोगों ने उसमें ज्वाइन नहीं किया उनको हटाते हुए हमने दोबारा से 763 का अध्याचन भेज के चयन आयोग में जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होनी है। क्या वो डॉक्टर या जो मेडिकल स्टाफ जहां उसकी पोस्टिंग हुई वहां जाता है तो क्या उसके रहने के लिए उचित स्थान है? दूसरा जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्या वहाँ पर जो दूसरा पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध होना चाहिए, यथा स्टाफ नर्सेज, फार्मासिस्ट, वार्ड बॉय। गायब डॉक्टर्स पर कार्रवाई से सरकार अपनी मंशा साफ कर चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि प्राइवेट जॉब में मोटी कमाई पर नजर रखने वाले डॉक्टर्स को सरकारी नौकरी में रोका कैसे जाए। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत काशीपुर भी पहुंचे आज और 2 दिन पहले पुरानी सब्जी मंडी में हुए अग्निकांड का उन्होंने जायजा भी लिया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत और काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा के साथ सब्जी मंडी में अग्निकांड से हुए हादसे का पूरा जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अग्निकांड से पीड़ित व्यापारियों से मुलाकात कर उन्हें सरकार द्वारा हर संभव मदद देने का भरोसा किया। राज्य में कोरोना काल में विधायक निधि से 1-1 करोड़ रुपए काटे गए। अब आपको यहां बताएं कि इसे लेकर विधायकों में बेचैनी बढ़ रही है। बीजेपी के ही विधायकों का कहना है कि चुनावी साल में विधायक निधि में कटौती ना हो और 1-1 करोड़ ना काटे जाएं। हालांकि न्यूज़ 18 से खास इंटरव्यू में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधायक निधि कटौती का फैसला वापस लेने से इनकार कर दिया था। कैसे करके भी विधायक निधि पूरी दी जानी चाहिए और मैं तो यह मांग करता हूं कि इसको बढ़ा देनी चाहिए। तो इसलिए इस साल अगर परिस्थिति वर्ष काट दिया गया है तो अगले वर्ष जो है इसको फिर ज़्यादा बढ़ा के दे देना चाहिए। चुनावी वर्ष को देखते हुए पहले तो इस विधायक निधि को बढ़ा देना चाहिए। अगर ये बढ़ाई न जाए कोविड-19 के कारण, इस महामारी के कारण अगर ऐसी स्थितियां हैं, वित्त में अगर परेशानी हो रही है, तो कम से कम पूर्ववत की भांति जो 375 जो रखी गई है, कम से कम वो तो यथावत रहनी चाहिए। बढ़ते आगे यूपी के हाथरस की खबर, जहां पर हुई घटना को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने विरोध जताया है। देहरादून में यूपी सरकार का पुतला चलाया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि जिस उत्तर प्रदेश में राम राज्य की बात हो रही है वहां महिलाएं असुरक्षित हैं। प्रीतम सिंह ने कहा कि राहुल और प्रियंका गांधी के साथ किया गया व्यवहार निंदनीय है। केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अब एक अच्छी खबर आ गई है। ध्यान से देखिए इस खबर को कि केदारनाथ में अगले हफ्ते से हवाई सेवा शुरू हो सकती है। नागरिक उड्डयन विभाग के अपर सचिव एवं युकाडा के सीईओ आशीष चौहान का कहना है कि इस संबंध लगातार लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और डीजीसीए के अधिकारी इस हफ्ते विजिट पर आएंगे। डीजीसीए से हरी झंडी मिलते ही केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर दी जाएगी। चारधाम में हेली सर्विसेज को प्रोवाइड करने को लेकर अभी हमारा केदारनाथ की जो शटल सर्विसेज हैं या जो हेली सर्विसेज हैं उसके लिए तो हम पूरी तरह तैयार हैं और 1 सप्ताह के अंदर हमारा ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसमें स्टेक होल्डर्स के साथ जो मीटिंग की जानी है वो कंप्लीट हो चुकी है हमारी। तो चारधाम यात्रा के तहत यहाँ अब बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होने लगा है, जिसको लेकर नगर पंचायत धाम में साफ सफाई के साथ ही सैनिटाइजेशन की व्यवस्था दुरुस्त करने में अब जुटी है। मंदिर परिसर को बार सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, बार सैनिटाइज किया जाने का काम करा जा रहा है ताकि धाम में कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। बुधवार को जहां 751 श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंचे, तो वहीं इस बार अब तक कोरोना संक्रमण काल के बावजूद कुल 23,753 श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं।
चमोली के कर्णप्रयाग से खबर, जहां पर बद्रीनाथ हाईवे पर मंदिर की जमीन को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो जाते हैं। आज एक बार फिर से दोनों पक्षों में कहासुनी हुई है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और राजस्व विभाग की टीम दोनों पक्ष को समझा बुझाकर मामला शांत करवाती है। प्रशासन कहता है कि विवादित भूमि सरकारी है और इस अतिक्रमण कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टिहरी झील पर निर्माणाधीन डोबरा चांठी पुल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और फाइनल टेस्टिंग का अब काम चल रहा है, जिसके बाद इसमें आवाजाही शुरू हो जाएगी। डोबरा चांठी पुल को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है और क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। कांग्रेस जहां पर इस पुल को जल्द खोलने की बात कर रही है, तो वहीं बीजेपी पुल निर्माण में हुई देरी का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ रही है। बीजेपी कहती है कि अगर कांग्रेस सरकार होती तो इस पुल का निर्माण अभी भी पूरा नहीं होता। इसमें आज अगर जो डोबरा चांठी पुल के उद्घाटन में विलंब हुआ है, ये सब कांग्रेस सरकार की देन है और ऐसा कुछ नहीं है। आज तो ये पुल जो दिसंबर जनवरी तक तैयार हो जाना चाहिए था। अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हरिद्वार में पिछले एक साल से खुदी हुई सड़कों और गड्ढों के कारण असुविधा झेल रहे लोगों को निजात मिलने वाली है। डीएम सी रविशंकर ने हरिद्वार में किसी भी तरह की खुदाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। पिछले एक साल से हरिद्वार में कई योजनाओं के तहत भूमिगत बिजली की तार, गैस पाइपलाइन, पानी की लाइन और सीवेज के तहत जगह जगह सड़कों को खोदा गया और फिर ऐसे ही छोड़ दिया गया। 30 सितंबर तक सभी कार्यदायी संस्थाओं को सड़कों को खोदने की अनुमति दी। फिलहाल हरिद्वार डीएम सी रविशंकर ने सभी खुदाई कार्यों पर तत्काल रोक लगा दी। पिथौरागढ़ शहर से खबर है, जहां पर आज से नई ट्रैफिक व्यवस्था शुरू कर दी गई है, जिसके तहत अब वही टैक्सी स्टैंड में खड़ी हो पाएंगी जिसका नंबर निर्धारित है। इससे टैक्सी स्टैंड के आसपास लगने वाले भारी जाम से लोगों को खासी राहत मिलने की उम्मीद है। पुलिस ने टैक्सियों के लिए शहर के करीब नए स्टैंड तैयार किए हैं। शहर में आए दिन लग रहे भारी जाम को देखते हुए नए ट्रैफिक प्लान लंबे समय से जरूरत महसूस करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी निजात है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। आज से ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी रखना बेहद जरूरी नहीं है। अपने डॉक्यूमेंट को अब आप डीजी लॉकर या फिर एम परिवहन ऐप पर डाउनलोड करके दिखा सकते हैं। साथ ही रूट नेविगेशन के साथ मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी आज से मान्य है। इसके लिए आपको फाइन नहीं पड़ना पड़ेगा। एआरटीओ रश्मि पंत ने बताया कि मोटर वाहन नियम के संशोधन को लागू कर दिया गया है, जिसके लिए परिवहन आयुक्त की तरफ से निर्देश दे दिए गए थे। मिठाई की दुकानों में आज से एफएसएसएआई की गाइडलाइंस का पालन होना शुरू हो गया है। राजधानी देहरादून में ज्यादातर दुकानों में मिठाई बनाने की तारीख और उसको कब तक इस्तेमाल किया जा सकता है, एक्सपायरी डेट लिखना शुरू हो चुकी है। हालांकि छोटी दुकानों में अभी कोई नियम पालन होता हुआ नजर नहीं आया, लेकिन लोग इस बात से खुश नजर आए। अब उन्हें इस बात की जानकारी मिल पाएगी कि कब तक ये मिठाई खाई जा सकती है, जिसके लिए वो पैसे चुका रहे हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।